कैसे हो बच्चों? गुड इवनिंग। बढ़िया होगे, मस्त होगे, पढ़ रहे होगे बिल्कुल जोरदार तरीके से। आज की फिर से इस नए लेक्चर में हम लोग मिल रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट के लेक्चर 9th में। हम आपसे बात करेंगे कि इवेपोरेशन, उसके एप्लीकेशन के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, क्लासिफिकेशन, बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन जैसे तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। आज की क्लास में ये विषय हमारा चर्चा का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है, इसको हम एप्लीकेशन के तौर पर कैसे देखेंगे, बॉइलिंग इवेपोरेशन से अलग क्यों है, बॉइलिंग क्या होती है और इवेपोरेशन होता क्या है, दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं, यानी उन फैक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे। यानी कि हम इवेपोरेशन, फैक्टर्स, एप्लीकेशन इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। यानी कि हमारी ये भी बात होगी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को प्रभावित कर सकते हैं और इस इवेपोरेशन प्रोसेस का यूज कहाँ कहाँ पर हो रहा है। इन सभी विषयों पर आज की क्लास में हम आपसे करने वाले हैं बात। तो चलिए बेटा, किस बात की देरी है, तो शुरू कर देते हैं आज की ये क्लास आपके साथ। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहला विषय जो हमारा होगा बच्चे, वो होगा व्हाट इज इवेपोरेशन। यानी कि हम सबसे पहले विषय में ये बात करेंगे कि इवेपोरेशन होता क्या है ना। तो घबराने का विषय नहीं है, हमारे ई से सावधान रहें, थोड़ा सा ये अटपटा बनता है, ठीक है। तो इसमें आप परेशान नहीं होइएगा कि ई सर जी कौन वाला ई है ना। तो फिर से बना देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर को बनाने ही नहीं आता। ये लो इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन का मीनिंग क्या है? हम कहते हैं कि बॉइलिंग तो हमने पढ़ा था, तो ये नया टर्म्स क्यों आ गए? यानी कि हम ये कहते हैं बेटा कि बॉइलिंग क्या होती है या वेपराइजेशन क्या होता है। हम कहते हैं बॉइलिंग या वेपराइजेशन को जब हम डिस्कस करते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि वो एक बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना का मतलब जब हम किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं। अभी समझाता हूं बल्क का मीनिंग क्या है। हम किसी लिक्विड को जब गैस में कन्वर्ट करते हैं और अगर वह लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर गैस में कन्वर्ट होता है तो इस फिनोमिना को हम बॉइलिंग या वेपराइजेशन कहते हैं। यानी जब कोई लिक्विड सब्सटेंस अपने बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड से गैसियस फेज में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बॉइलिंग कहते हैं। और अगर कोई लिक्विड सब्सटेंस लिक्विड से गैसियस फेज में कन्वर्ट तो हो रहा है लेकिन अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर अगर कन्वर्ट होता है तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं। यानी कन्वर्जन ऑफ एनी लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैसियस फॉर्म बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन। यानी हम कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ एनी liquid substance, conversion of any liquid substance into gaseous form, below its boiling point, below its boiling point is known as evaporation। देखो, कन्वर्जन ऑफ एनी लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैसियस फॉर्म बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन। जबकि बॉइलिंग क्या होती है? बॉइलिंग होती है कन्वर्जन ऑफ एनी लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैसियस फॉर्म एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी लिक्विड सब्सटेंस को हम गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट तो कर रहे हैं लेकिन उसकी बॉइलिंग पॉइंट पर ये कन्वर्जन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको बेटा हम पढ़ते हैं, उसे हम बॉइलिंग पढ़ते हैं। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए तो वह क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। आप जरा सोचिए, आज की डेट में इतनी तापमान बढ़ गया ना, इतनी जोरदार गर्मी पड़ रही है कि खुद ही समझ में आ रहा है कि बॉइलिंग होगी या इवेपोरेशन। लेकिन आज की डेट में अभी गर्मी में आप कपड़े धुल करके डाल दीजिए, लेकिन कपड़ा वो क्या होता है? आसानी से सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? अगर हम ये आपसे पूछें कि वो कपड़ा जो आपने बाहर डाल दिया सूखने के लिए, वो आसानी से सूख क्यों जाता है? क्या सूर्य की रोशनी 100 डिग्री सेल्सियस दे रही है क्या? अभी तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो 45 डिग्री सेल्सियस है, 47 है, 48 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। तो क्या इस 48 डिग्री सेल्सियस में आप ये कह रहे हैं क्या कि कपड़े तो सूख जा रहे हैं ना, लेकिन ठंडी के दिन होते हैं जब 25 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री टेम्परेचर होता तब भी कपड़े सूख जाते।
यानी हमारा ये कहना है कि जो कपड़े सूखते हैं वो तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है ना बेटा, लेकिन कपड़े में भी तो वाटर ही है। कपड़े धुलते समय धुलने पर जो पानी कपड़े में रहता है वो तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर ही वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कपड़े का सूखना या कपड़े का सुखाना ये क्या है, यह आपका इवेपोरेशन है। कपड़े का सूखना या कपड़े को सुखाना यह इवेपोरेशन है, जबकि पानी का वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, गर्म करके बॉईल करके वेपराइज कर देना, यह वेपराइजेशन है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट पर कोई भी लिक्विड अपने वेपर्स में कन्वर्ट होता है या गैस में कन्वर्ट होता है तो बॉइलिंग है। उससे कम टेम्परेचर पर, अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर अगर कोई लिक्विड गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है, जबकि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। यानी आपको समझना होगा कि बॉइलिंग बल्क फिनोमिना है, यानी कि ये होल मतलब कि जिसमें जैसे पूरा अगर वाटर आपने लिया तो ये बल्क में होता है, पूरा एक साथ होता है, तो बॉइलिंग बल्क फिनोमिना है। जबकि अगर हम दूसरे टर्म में इवेपोरेशन की बात करें तो यह एक सरफेस फिनोमिना है। इवेपोरेशन हमेशा ऊपर की सरफेस से वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, कपड़े की सरफेस से वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। कपड़े धुल लो, धुल करके आप फैलाओ नहीं, फोल्ड करके रख दो तो ऊपर से कपड़ा सूखेगा लेकिन अंदर से गीला बना रह जाएगा। इसका मतलब कि इवेपोरेशन हुआ तो लेकिन सरफेस से होगा ना, क्योंकि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है और बॉइलिंग बेटा बल्क फिनोमिना है। अगर बॉइलिंग होगी तो वो होल बॉडी में, वो जो आपका सब्सटेंस है वो पूरे के पूरे में बॉइलिंग का फेज होगा। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए। कभी कभी आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। तो क्या करना है, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में अगर डिफरेंस आता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम दे करके समझा देते हैं आपको। अगर मान लो ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया कि डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, मान लो ये क्वेश्चन है। अब आप क्या करते हो, आप डिफरेंस लिखने का बड़ा सिंपल सा सीधा सीधा फंडा अपनाते हो। ये बॉइलिंग लिखते हो, इधर आप क्या लिखते हो, इवेपोरेशन लिखते हो, ऐसे लिखते हो। कुछ नहीं करना बेटा, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। अब आपको डिफिनीशन बता दिया ना, तो पहले पॉइंट में आप डिफिनीशन लिखोगे। बॉइलिंग क्या होता है कि कन्वर्जन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कन्वर्जन ऑफ एनी लिक्विड इनटू गैसियस फेज बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग। और दूसरा, बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना है बॉइलिंग। और जबकि इवेपोरेशन की बात करेंगे तो इवेपोरेशन क्या होगा बेटा, यह एक सरफेस फिनोमिना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना वेयर एज बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। ठीक है, ये दो डिफरेंस आपको लिख देना है, बस इतना लिखोगे 2 नंबर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन से जस्ट आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं। यानी कि हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, यानी वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि इवेपोरेशन ज्यादा कब होगा, कम कब होगा, इस पर हम बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला फैक्टर, यानी कि अगर हम सबसे पहले फैक्टर की बात करें तो हम कहते हैं सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। अगर हम इसको समझाएं तो हम कहते हैं टेम्परेचर हमारा इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहें कैसे सर, सिंपल सी चीज है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, यानी वाटर वेपर्स में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आज की डेट में जो गर्मी पड़ रही है 48 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस, जो इतनी हीट है एटमॉस्फेयर में, ये क्या है, इसकी वजह से आप कपड़े सुखाइए, खट्ट कपड़ा सूखेगा। क्यों? क्योंकि
टेम्परेचर ज्यादा है, तो ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वाटर आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठंडियों में कपड़ा देर से सूखता है क्योंकि उस समय टेम्परेचर कम होता है बेटा, इस वजह से वाटर वेपर्स में जाने में समय लेता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हमारी पहली बात हो गई। अब हम इस फर्स्ट टॉपिक के बाद दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। हम कहते हैं कि सरफेस एरिया का क्या लेना है। हम कहते हैं सरफेस एरिया जो होती है यह भी इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी हम ये कुल मिलाकर कह देते हैं कि सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। जैसे आप कपड़े सुखाते हैं, अगर कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े को पूरा फैला करके अगर आप डालते हैं तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। कभी देखिए घर में मम्मी साड़ी को सुखाती हैं, दादाजी धोती को सुखाते हैं, तो गांव में बड़ा अच्छा सिस्टम उन्होंने बनाया क्या कि पेड़, आम का पेड़ होता है, अगर उसमें नीचे है थोड़ा सा टहनियाँ नीचे है तो एक किनारा वो उधर बांध देते हैं, एक किनारा इधर बांध देते हैं कि नहीं, और दोनों किनारे बांध देते हैं और धोती सूख जाती है। ये क्या है, वो सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं बेटा। मम्मी कपड़ा सुखाती है तो क्या करती, साड़ी को दोनों तरफ से दो एंड पे बांध देती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। सरफेस एरिया ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तीसरी बात, विंड स्पीड। विंड स्पीड ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर हवा तेज से चलेगी तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। जैसे देखो शहरों में लोग क्या करते हैं, रात को कपड़ा धुल करके क्या करते हैं, उसको सूखने के लिए पंखे के नीचे डाल देते हैं। जब पंखे के नीचे कपड़े को हम सुखाते हैं तो ऐसी केस में पंखा जब तेजी से चलता है तो उस केस में क्या होता है, पंखे के तेजी से चलने की वजह से पंखे की स्पीड अगर ज्यादा होगी, 5 नंबर पे चला रहे हो, 4 नंबर पे चला रहे हो, अब कहते हैं कि पंखे की स्पीड डिसाइड करेगी कि कपड़ा कितना जल्दी सूखेगा। अब जैसे कूलर के आगे सुखाओ तो और जल्दी सूख जाए क्योंकि उसमें स्पीड ज्यादा होती है ना। तो यही कहानी इसकी है। लेकिन शहरों में तो लोगों ने पंखे की मदद से कपड़ा सुखा लिया। गांव में लोग अगर धूप ना हो, हवा तेज चल रही हो, तो विंड स्पीड की मदद से भी वो क्या करते हैं, कपड़े को सुखा लेते हैं। कैसे, जैसे देखिए कूलर ये तो अब आया, ठीक है, हमारे दादा लोग अपने जमाने में कूलर की मदद से काम किया करते थे। कैसे, जरा सोचना, पेड़ के नीचे बैठे हैं और जहां वो चारपाई बिछाकर बैठते थे वो अपने बगल में, जैसे इस दिशा से हवा चल रही है तो अपने बगल में क्या करते थे, अपनी भीगी हुई धोती जो नहाकर लौटे हैं जिसको लेकर के, उसको दोनों एंड पर बांध देते थे और यहां चारपाई बिछाकर बैठ जाते थे। जब उधर से एयर पास होती थी, जब उधर से हवा चल रही है, गर्म हवा लू वाली चल रही है, वो हवा जब आएगी तो किससे टकराएगी, धोती से टकराएगी। धोती में क्या है, वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं। जब हवा धोती से टकराई तो वाटर ड्रॉपलेट्स टूट जाती हैं, टूटने के बाद वो फूट जाती हैं। स्मॉल ड्रॉप्स के रूप में वो वहां से क्या होती हैं, आगे की तरफ मूव करती हैं। और उनको दादा का मेन मोटिव क्या था, धोती में से पानी निकल जाए तो एयर जब तेजी से आएगी बड़ी बूंद को छोटी बनाएगी, ऐसी सिचुएशन में वह वाटर को बाहर निकाल कर ले जाएगी और दादा के शरीर तक पहुंचाएगी। ऐसी केस में दादा हवा लेते हैं जो वो कूलर से कम नहीं होगा, इसीलिए दादा लोग कभी कूलर खरीदबे न किए। समझ में आया? तो दादा कूलर नहीं खरीदे, उसके पीछे रीजन यही था कि वो इवेपोरेशन वाली प्रोसेस से विंड स्पीड की मदद से वो अपना काम चला लेते थे। ठीक है, और आज का कूलर कुछ और कर रहा है क्या, कुछ और थोड़ा ना कर रहा है बेटा। उसमें भी पंखुड़ियां लगी हैं, पीछे से क्या लगा हुआ है, पीछे से हनी, लोग कहते मधुमक्खी छत्ते जैसा आजकल आ रहा है, हनी पैड बोलते हैं, हाँ। और एक तो घास वाला आ रहा है, घास लगा दिया, उस पर पानी डालते रहते, उस पर पानी डालते रहते हैं। जब उस पर पानी डालते रहते हैं तो जब वो एयर खींचता है तो वह एयर वाटर से होकर के पास होती है तो ठंडा लगता है, अच्छा लगता है, बस यही तो है। तो ये दादाजी पहले ही कर चुके थे। चौथी फेज में आइए, विंड स्पीड इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगला कॉन्सेप्ट आता है ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। अगर बेटा हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमारे समझ में आता है कि ये इवेपोरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है। अगर हम कहते हैं ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको हम समझाएं तो कैसे समझाएंगे, जरा सुनिएगा। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। एयर में वाटर वेपर्स की प्रेजेंस जो होती है उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं।
यानी कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें वाटर वेपर्स एक्सेस हो जाए तो ये इसका मतलब ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में ज्यादा है। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो इस केस में इवेपोरेशन कम होता है, क्योंकि वाटर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पहले से एयर में वाटर्स मौजूद है, वाटर की ड्रॉपलेट्स या वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। लेकिन देखिए गर्मियों के दिनों में जब ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, ऐसी केस में क्या होता है, इवेपोरेशन फास्ट होता है। और कभी कभी जब ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है तो इवेपोरेशन स्लो हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में अगर पहले से वाटर वेपर होंगी तो फिर आसानी से इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा, यानी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ये पूरा का पूरा फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करता है इवेपोरेशन को, यानी ये 3 फैक्टर इवेपोरेशन को बढ़ाते हैं, जबकि ये चौथा फैक्टर इवेपोरेशन को घटा देता है। तो हम ये पढ़ रहे थे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो उम्मीदन ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब चलते हैं इसके आगे, जहां पर हम बात करेंगे आपसे एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन के बारे में। ये 3 टॉपिक हमें इसमें पढ़ने थे और हमने तीनों डिस्कस किए आपसे एक एक करके। अगला टॉपिक हमारा है एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन, यानी हमारा क्वेश्चन ये है कि इवेपोरेशन का एप्लीकेशन क्या है। यानी इवेपोरेशन के एप्लीकेशन में हमें ये डिस्कस करना है कि अगर कहीं पर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके एप्लीकेशन को हम यूज करेंगे कैसे, कैसे हम इवेपोरेशन को जज करें कि कहाँ इवेपोरेशन हो रहा है। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है कि आप एक काम करते हैं, आपके यहाँ बहुत सारा एग्जाम्पल ऐसे समझाया जाता है। जैसे आप एसीटोन ले लीजिए, ठीक है, एथेनॉल ले लीजिए, आप इसे हाथ पर अपनी हथेली पर रखिए, थोड़ी ही देर में आपको अपना हाथ क्या होता है, ठंडा लगने लगता है। जैसे अगर आपके हाथ पर मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, एसीटोन, ठीक है, एथेनॉल, ये सारी चीजें अगर आपके हाथ पर गिर जाएं तो ऐसी केस में आपका हाथ आपको ठंडा महसूस होने लगता है। क्या वो चीजें जो आपके हाथ पर गिर रही हैं क्या वो ठंडी थी क्या? नहीं बेटा, वो ठंडी नहीं थी। यानी जब कभी भी, आप ध्यान से सुने, जब कभी भी हमारे हाथ पर डीजल, पेट्रोल, एसीटोन, ईथर, एथेनॉल गिर जाता है तो हमें ठंडा महसूस होता है। अब सवाल इस बात का है कि क्या जो सब्सटेंस हमारे हाथ पर गिरा है वो ठंडा है क्या? नहीं, वो ठंडा नहीं है। तो ठंडा हमें लगा क्यों? तो बेटा ठंडा इसलिए लगा क्योंकि वो सब्सटेंस हमारे हाथ से हीट एनर्जी को लेकर के वाटर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ में कूलिंग होती है, क्योंकि हमारी एनर्जी लूज हो गई, जिसकी वजह से हम ठंडा महसूस करते हैं। तो ये कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन कहा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर आपको यह समझना है कि जब हम ईथर, एसीटोन, पेट्रोल, डीजल, ये केरोसिन ऑयल हमारे हाथ पर कभी भी गिरता है तो हमें लगता है ठंडा। अब ठंडा हमें क्यों लगता है? क्योंकि वो हमारे हाथ से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वह वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है। वह वाटर वेपर्स में नहीं, अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा हाथ ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि हमसे उसने हीट एनर्जी लिया। और वैसे भी जब हम हीट एनर्जी को लूज करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हीट रिलीज होगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी आ जाती। यही तो बात हम समझा रहे हैं आपको। तो पहला केस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। यानी एक तो ये हुआ कि व्हेन वी केप्ट डीजल, पेट्रोल, एसीटोन ऑन आवर फॉर्म। पहला तो ये एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं बेटा। दूसरा एप्लीकेशन ये है कि आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मियों के दिनों में जब कभी भी हम धूप से बाहर से एकदम चिलचिलाती धूप में घर लौटकर वापस आते हैं, हम पसीने से भीगे होते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम पंखे के नीचे बैठ जाते हैं। जब ऐसी सिचुएशन में हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? ठंडक हमें क्यों महसूस होती है? तो उसका रीजन है क्योंकि जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो जो हमारे अंदर स्वेटिंग का केस था वह वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। यानी जब हम बैठते हैं पंखे के नीचे तो हमारी बॉडी की हीट लेकर के वह वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है, और पंखे की स्पीड जो चल रही उसकी वजह से भी वह स्वेटिंग का जो केस बना था वह वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है।
कहते हैं जब वह पंखे की स्पीड की वजह से, विंड स्पीड की वजह से इवेपोरेशन होने लगता है, जिसकी वजह से वो हमारे बॉडी से हीट लेता है और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, इसलिए हमें ठंडक महसूस होती है। मेन रीजन ये है। दूसरा है स्वेटिंग केस, यानी कि जो स्वेटिंग का केस हमने बताया, ये दूसरा हो गया। तीसरा आपका एप्लीकेशन क्या है? जैसे आपने घड़े के बारे में सुना होगा, आजकल इतना ज़्यादा गर्म है मौसम, तो लोग फ्रिज का पानी पी रहे हैं, घड़े का पानी पी रहे हैं, जो जैसी सुविधा जिसके पास है वो उस तरह से उपयोग कर रहा है। हमारा एक छोटा सा सुझाव है कि अगर आप घड़े का पानी पीते हैं, जैसे घड़े का पानी आप पी रहे हैं, तो घड़े का पानी ठंडा क्यों रहता है? अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि घड़े का पानी ठंडा क्यों रहता है, क्या है घड़े में ऐसा जिसकी वजह से पानी ठंडा रहता है? यानी क्वेश्चन ये है कि घड़े का पानी ठंडा क्यों रहता है? तो बताया जाता है कि घड़े के अंदर छोटे छोटे स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं और जब हम घड़े में पानी भर कर रखते हैं तो हीट की वजह से वह जो पोर्स होते हैं उसके वाटर वेपर्स क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से घड़े में कूलिंग होती है और पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ये रीजन है। तो इसका मतलब अगर हम अर्दन पॉट की बात करते हैं तो ये भी क्या है, ये भी हमारा घड़े वाला एग्जाम्पल भी एप्लीकेशन है किसका, इवेपोरेशन का। उम्मीदन ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन एक छोटा सा सवाल ये है कि जैसे हमारे यहाँ घड़े हैं, जैसे हम एक साल घड़ा खरीद के ले आते हैं, अब हमें जानकारी ना होने की वजह से हम एक साल घड़े में पानी पीते हैं, यानी कि 2-3 महीने गर्मियों के दिनों में, फिर उस घड़े को फेंक देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उस घड़े का अब दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। ये हमारी जानकारी कम होने की वजह से ऐसा है, जबकि हम उस घड़े का कई सालों तक उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल है कि उस घड़े का कई साल तक उपयोग कैसे किया जा सकता है? बेटा, उस घड़े का कई साल तक उपयोग हम कैसे करेंगे, हम आपको तरीका बताते हैं। जैसे अगर आपके घर में कोई पुराना घड़ा है तो आप उसे फेंकिए नहीं, उस घड़े को गर्मी आते ही आप उसे अच्छी तरीके से, जो व्रत में यूज किया जाता है नमक, जिसे सेंधा नमक कहते हैं, उस सेंधे नमक की मदद से आप उसे बाहर की तरफ खूब अच्छे से साफ कर लीजिए। और दूसरी चीज, बाहर की तरफ से रगड़ करके उसे अच्छे से साफ कर लीजिए, सेंधा नमक डाल करके, सर्फ की जगह सेंधा नमक डालिए। उसके बाद आप क्या करिए कि थोड़ा सा सेंधा नमक आप उस घड़े के अंदर डाल दीजिए, अंदर डाल करके उसमें पानी भर करके उसको धीरे से खंगाल करके पानी को गिरा दीजिए। ऐसी सिचुएशन में आप उस सेंधा नमक को अंदर डालिए, पानी भरिए और उसे 8-10 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद उसे खंगाल करके साफ कर लीजिए। ऐसे करने से जो पोर्स होते हैं जो घड़े के बीच में, वो ओपन हो जाते हैं और फिर से उस घड़े की कूलिंग पहले जैसी बराबर होने लगती है। तो किसी भी पुराने घड़े को फेंके नहीं, सेंधा नमक के प्रयोग से उसकी कूलिंग को आप बढ़ा सकते हैं। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं, यानी कि ये तो हमने तीसरा एग्जाम्पल बताया कि हम कूलिंग का जो भी फिनोमेना देख रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन इवेपोरेशन का है, यानी कि इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और समझिए, आपके घर में बॉटल होगा, जैसे आप कभी भी फ्रिज से बॉटल को बाहर निकालते हैं, ध्यान से सुनिए, आप जब कभी भी फ्रिज से कोई बॉटल पानी की बाहर निकालते हैं, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, उस पानी को जैसे ही आप फ्रिज की बोतल टेबल पर रखते हैं तो थोड़ी ही देर में उसके आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है। वो पानी कहाँ से आया, तो हम देखते हैं कि उस बोतल के ऊपर वाटर की ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाती है। तो क्या बोतल को पसीना हो रहा था क्या? नहीं, बोतल को पसीना नहीं हुआ, स्वेटिंग नहीं हुई, बोतल से वाटर की ड्रॉपलेट्स बाहर नहीं निकली। तो वो वाटर की ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई बेटा? तो वो कहते हैं कि हम जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है वह उस पर आकर के इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि जब उस फ्रीज के निकाले हुए पानी को, यानी ठंडे पानी को हम बाहर रखते हैं तो उसके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर कूल हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर की ड्रॉपलेट्स आकर के उससे आसानी से जुड़ जाती हैं और धीरे धीरे ड्रॉप्स का फॉर्मेशन करके वो नीचे टेबल पर गिरना शुरू कर देती हैं। यह भी इवेपोरेशन और कूलिंग के अंतर्गत पाया जाता है। तो वाटर को पसीना, यानी बॉटल को पसीना नहीं होता है। यह भी एक चौथा फैक्टर है। आप देख पा रहे हैं कि कूलिंग
कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, यानी कि जो एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन है, ये आपके सिलेबस में ऐसा भी हो सकता है कि कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, यानी कि हम कह सकते हैं कि कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन कैसे होगा। तो जैसे हमने आपको बताया, तो ये 3-4 फैक्टर्स है जो हम एप्लीकेशन के अंतर्गत पढ़ पा रहे हैं। यानी हमें पसीना होता है तो ठंडा महसूस होता है, घड़ा हमारा हमेशा ठंडा पानी क्यों हमें देता है, बॉटल को पसीना क्यों हो जाता है, और अगली बात कि जब हम एसीटोन, ईथर, पेट्रोल, डीजल आदि अपने हाथ पर रखते हैं तो हमें ठंडक महसूस क्यों होती है। फिर से सुने एक बार, जब हम एसीटोन, ईथर, पेट्रोल आदि को हम अपने हाथ पर रखते हैं तो ऐसी केस में वो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं और वो हमारे हाथ से हीट एनर्जी, हमारे बॉडी के टेम्परेचर से हीट एनर्जी लेते हैं और जिसकी वजह से वह वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब वह वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारा हाथ एनर्जी दिया था जिसकी वजह से हमें कूलिंग फिनोमिना फील होती है। इसे कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन के अंतर्गत पढ़ा जाता है। दूसरा घड़े वाला बता दिया, तीसरा स्वेटिंग वाला केस बता दिया, और चौथा बॉटल के पसीने वाला केस बता दिया। तो कुल मिलाकर के हमने ये 4 एप्लीकेशन भी बताए इवेपोरेशन के। उम्मीदन आपको ये चारों बातें समझ में आ गई होंगी। अब एक सोचनीय विषय ये है कि एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन में क्या सर कुछ और भी बचा है क्या? क्या इवेपोरेशन के एप्लीकेशन में हमें कोई और भी चीज पढ़नी चाहिए क्या? तो बेटा अभी तक में हमने जितना भी कुछ पढ़ना था वो लगभग हमने इस इवेपोरेशन के अंतर्गत सारी बात आपको कंप्लीट करा दी है। अब एक छोटा सा सवाल है जो आपके जहन में आता है कि सर अगर हम ये चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं, देखिए इस चैप्टर में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे A to Z हमने सब आपको पढ़ा दिए। अब सवाल ये है कि सर हम प्रिपरेशन कैसे करें, यानी कि ये चैप्टर अगर हमने पूरा पढ़ लिया है तो क्या इसके आगे भी हमें कुछ करने की जरूरत है या हमारा गाड़ी ठीक चल रही है, हमें अब कुछ नहीं करना है, ये भी आपको समझना होगा। बेटा अगर इस चैप्टर को आपने पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो आगे क्या काम करना है वो हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए जो इसका लेक्चर 10th होने वाला है उसमें अभी हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बता दिया था कि लेक्चर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे 10th क्लास जो इसके बाद होगी, यानी कि अगली क्लास, उसमें हम एनसीईआरटी पूरी कवर करेंगे। यानी कि हम उस लेक्चर नंबर 10 में एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्लस एक्टिविटी और प्लस एग्जाम्पल प्लस इन टेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, यानी टेक्स्ट में जो क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अब सवाल इसका है कि हम ये लोग पढ़ेंगे कब? लेक्चर नंबर 10 में। अब हमारे यहाँ एग्जाम्पल शायद 1-2 हैं और इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी 1 ही 2 हैं पेपर एनसीईआरटी बुक में। एक्टिविटी है हमारे यहाँ, वो एक्टिविटी हम सारी की सारी डिस्कस कर लेंगे। 1 आध घंटे के करीब का लेक्चर होगा, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग ये पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो लेक्चर की बात थी, जो कॉन्सेप्ट की बात थी, वो लगभग हमने सारे चीज आपको पढ़ा दी है। अगर इसके बावजूद भी किसी भी बच्चे को इस क्लास के दौरान आपको इस 9 लेक्चर पढ़ने के बाद भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में जा करके हमें इन्फॉर्म अवश्य करें कि सर मुझे इस टॉपिक में अभी भी प्रॉब्लम है। अगर आपको किसी टॉपिक में आज की डेट में भी प्रॉब्लम रहेगी तो उसका समाधान हम अवश्य करेंगे। आप निश्चिंत होकर के पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाते रहें, और किसी के पास अगर बेटा रेफरेंस बुक है तो अब हमने पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ा दिया है आपको, तो आपके पास अगर रेफरेंस बुक है तो आप उस रेफरेंस बुक की मदद कीजिए क्या, यानी कि रेफरेंस बुक की मदद से आप क्या करेंगे, आप धीरे धीरे क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे। यानी रेफरेंस बुक में लगभग 150 से 200 क्वेश्चन, 200 के आसपास क्वेश्चन होंगे, यानी 200 क्वेश्चंस लगभग होंगे। तो आप उस रेफरेंस बुक के एक एक क्वेश्चन को धीरे धीरे करके सॉल्व करना शुरू करिए। लापरवाही नहीं करिएगा। जून मंथ स्टार्ट हो जाएगा कल से, आपके पास 1 महीने का समय है। इस 1 महीने में लगभग हम 1 चैप्टर आपको और कंप्लीट करा देंगे। हमारी पूरी कोशिश है, हम आपके साथ बिल्कुल मेहनत करते रहेंगे। आप भी हमारे साथ बरकरार बने रहें, मेहनत करते रहें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते और करवाते रहें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहें।
ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए हम लोग इसमें आज इस लेक्चर को खत्म करते हैं। चैप्टर में एक छोटा सा पार्ट ही बचा हुआ है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। और हर बार की तरह एक मोटिवेशनल लाइन आपके लिए फिर से आ चुकी है। वो क्या है, वो आप पढ़ लिए होंगे, फिर भी हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, समझाते हैं। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, क्या कहते हैं कवि का, क्या कहना है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। क्या बात है, खुद से वादा किया है, यानी कि कवि का कहना है कि सफर मैं करता रहूंगा, हारूंगा नहीं, ये मैंने खुद से वादा किया है। तो आज आप भी इस चैप्टर के खत्म होने पर खुद आप भी वादा करके देखिए कि आप भी नहीं हारेंगे, नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, जोरदार पढ़ते रहेंगे और आने वाले समय में एक अच्छे मुकाम पर एक अच्छी मंजिल को हासिल करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। मिलने से पहले हम आपसे एनसीईआरटी एक्टिविटी और इंटेक्स क्वेश्चन एग्जाम्पल और सैंपल प्रॉब्लम के साथ एक्सरसाइज की भी करेंगे बात। तो लेक्चर नंबर 10 होगा कल की क्लास में, हम लोग लेक्चर नंबर 10 भी डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, ग्रेट क्लासेज ओवर, थैंक यू।